फ्रेंड्स, आपका सबका स्वागत है। आज की ये बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण है और देश की जो वर्तमान कोविड के संदर्भ में परिस्थिति है उसमें हमारे एम्स, जो कि एक प्रकार से प्राइड ऑफ द नेशन है मेडिकल सर्विसेज में, उनकी महत्वपूर्ण भूमिका को और ज़्यादा अपनी जिम्मेदारी निभाने की दृष्टि से संकल्प करने के लिए भी और आपस में विचार विमर्श करने के लिए भी बुलाई गई है। जैसा कि मुझे जानकारी है कि इस समय मेरे साथ न्यू दिल्ली एम्स के, पटना एम्स के, भोपाल एम्स के, भुवनेश्वर एम्स के, जोधपुर एम्स के, रायपुर एम्स के, ऋषिकेश एम्स के, मंगलगिरी एम्स के, नागपुर एम्स, रायबरेली एम्स और इसके अलावा पीजीआई चंडीगढ़ और जिपमेर पुडुचेरी के डायरेक्टर्स आज की इस बैठक के अंदर शामिल हुए हैं। कोविड के बारे में आप सबको एक साल से ज़्यादा का बहुत गहरा और गंभीर अनुभव अब तक प्राप्त हो चुका है और शायद देश के दूसरे मेडिकल इंस्टीट्यूशंस ने, डॉक्टर्स ने ज़्यादातर एम्स में होने वाले काम को और एम्स को अपने मेंटर इंस्टीट्यूशंस की तरह पिछले एक साल में लिया है। जब पिछले साल लेबॉर्ट्री की सुविधाओं को एक्सपेंड करने का समय था और जिसके तहत आप जानते हैं कि एक लेबॉर्ट्री से और आज 2467 लैब्स तक हम पहुंच गए, जहां हम 15 लाख से ज़्यादा रोज़ के टेस्ट कर रहे हैं। 27-28 करोड़ टेस्ट देश में हो चुके हैं। तब शुरुआती दौर में मुझे याद है कि एम्स को और हमारे कुछ मेडिकल कॉलेजेस को ये जिम्मेदारी दी गई थी कि अपने आसपास के क्षेत्रों में इन लैब फैसिलिटीज़ को उस समय विकसित करने में अपना सहयोग करें और मार्गदर्शन करें जब देश में लॉकडाउन था। और उस लॉकडाउन में कितना कठिन था परिस्थितियों को परिवर्तन करना, नई नई सुविधाएं विकसित करना, आवागमन की सुविधाएं कितनी रिस्ट्रिक्टेड थी, कितनी कठिन थी। तब आईसीएमआर के साथ मिलकर आप लोगों ने बहुत सहायता करके ये सारी सुविधाएं देश के अंदर विकसित की। पिछले साल हमारे कोविड केसेस की पीक पर भी हम जब पहुँचे तो शायद 1 लाख से थोड़ा कम नंबर तक हम रहे, लेकिन अभी पिछले 2 महीना पहले भी हम जब 10,000 से भी कम केसेस के ऊपर रोज़ के पहुंच गए थे, उसके बाद अचानक हमने पिछले 2 महीने में देखा है कि देश में एक कोविड केसेस का विशेष सर्ज हमको दिखाई दिया है। और कल के अगर आंकड़ों को हम ध्यान करें तो 2,59,000 के करीब केसेस कल सारे देश के अंदर हुए हैं। तेज़ी से वायरस स्प्रेड हो रहा है और देश में आप सब जानते हैं कि पिछले साल जब लॉकडाउन के समय हम लोगों को आवश्यकता पड़ी तो हमने एक प्रकार से कोविड डेडिकेटेड तो कुछ भी नहीं था देश में, कोविड नाम की बीमारी ही नहीं थी। लेकिन कोविड नाम की बीमारी आने के बाद पूरे देश ने कोविड डेडिकेटेड जब हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया तो पूरे देश में 2084 कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स, 4043 कोविड डेडिकेटेड हेल्थ सेंटर्स और 9,313 कोविड केयर सेंटर्स और इनके अंदर 18 से 20 लाख तक बेड्स हम लोगों ने थोड़े ही समय के अंदर विकसित कर दिए और सारे देश के अंदर
हम चाहे वो ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स की ज़रूरत हो, चाहे वो वेंटिलेटर्स की ज़रूरत हो, चाहे वो आईसीयूज़ की ज़रूरत हो, चाहे वो आइसोलेशन बेड्स की ज़रूरत हो, चाहे वो 12,000 से ऊपर क्वारंटाइन सेंटर्स में व्यवस्था करने की ज़रूरत हो, ये सब कुछ हमें सारे देश के अंदर हमने किया। और उसके कारण हम सब ने मिलकर कोविड के ऊपर एक बड़ी सफलता अपनी लड़ाई के अंदर प्राप्त की। शुरुआती दौर में जो कठिनाइयाँ आती थी N95 मास्क से लेकर और आप सबको पीपीई किट्स की और देश भर में वेंटिलेटर्स की और दवाइयों की, उन सब कठिनाइयों को भी ओवरकम किया। और इस बीच में हम लोगों ने 2 वैक्सीन्स भी डेवलप कर ली। और आज आप जानते हैं कि आज सुबह की अगर बात करूं तो 12 करोड़ 71 लाख से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन डोजेस जो है मिल चुकी हैं। अब आज हमारे लिए ये भी संतोष की बात है कि शायद इतनी ज़्यादा विषम परिस्थिति विकसित होने के बावजूद हमारा जो फैटेलिटी रेट है वो आज 1.18%, 1.18, यानी वो हमारा फैटेलिटी रेट लगातार कम हो रहा है। और जब हम इस बात का भी विश्लेषण करते हैं कि हमारे आज कितने मरीज़ देश में ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स पर हैं, कितने आईसीयू में हैं और कितने हमारे वेंटिलेटर्स पर हैं, तो मैंने आज स्टडी किया। और मैं पिछले साल, क्योंकि ये रोज़ इसको देखा करता था, रोज़ शाम को 7 बजे, तो ध्यान में आता है कि उसमें कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं आया है। और बल्कि मैं आज देख रहा था कि अगर देश में परसों 1.93% लोग आईसीयू बेड्स में थे तो आज 1.75% हैं। और अगर परसों वेंटिलेटर पर 0.40% परसों भी थे, आज भी 0.40% हैं। और इसी प्रकार से ऑक्सीजन के सपोर्ट से जो पेशेंट्स देश में परसों थे वो 4.29% और आज 4.03%। यानी ये विषम परिस्थितियों में भी आप सबके सहयोग से, स्टेट गवर्नमेंट्स की मदद से, हेल्थ डिपार्टमेंट के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर की, इन सब चीज़ों की मदद से हम स्थिति के ऊपर एक सिग्निफिकेंट कंट्रोल मेंटेन करने की स्थिति में है। लेकिन इस सब के बावजूद यह भी अति आवश्यक है कि हमें जिस तेज़ी से ये सर्ज हो रहा है, आज की परिस्थिति में भी देश के लोगों के लिए बेहतर से बेहतर सुलभ ढंग से उपलब्ध सुविधाएं सब जगह पर क्रिएट करना और ये सुनिश्चित करना कि जिसको अस्पताल में एडमिशन की ज़रूरत है उसको हम अस्पताल में एडमिट ज़रूर करें, जिसको ऑक्सीजन की ज़रूरत है उसके लिए ऑक्सीजन उपलब्ध कराएं, जिसको वेंटिलेटर की ज़रूरत है उसके लिए वेंटिलेटर उपलब्ध कराएं, और जिसको अस्पताल में ऑब्जर्वेशन के लिए रखना ज़रूरी है वो ज़रूर मिनिमम हम करें। पिछले साल भी 80% से ज़्यादा लोग घर में होम आइसोलेशन में रहते थे। और इस समय ऐसी परिस्थिति में जो हमारे एम्स हैं और पीजीआई, जिपमेर जैसे इंस्टीट्यूशंस, इनकी एक विशेष जिम्मेदारी है। आपको खाली अपनी व्यवस्था के अंदर ही जो बेड्स की संख्या को बढ़ाना, ऑक्सीजन वाले वेंटिलेशन के साथ नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन वाले, ये सारे बेड्स को तो बढ़ाना ही है। अपनी जो आपके पास जो अभी बेड्स की व्यवस्था उपलब्ध है उस
सबको रीएप्रोप्रिएट करके और आज की विशेष परिस्थिति में नॉन कोविड सुविधाओं को मिनिमल नेसेसरी, जिसमें कोई सफ़र भी ना करे, और व्यवस्था जो है उसमें सब कुछ कंट्रोल में रहे और कोविड के लोगों को किसी भी प्रकार से हम कोई भी इस बात का एहसास ना होने दें कि उनके लिए अस्पताल के अंदर सुविधा उपलब्ध नहीं है। हमें इस प्रकार की व्यवस्थाएं जो है अपने यहाँ पर करनी है। मुझे इस बात की खुशी है कि 14 तारीख के आसपास हम लोगों ने, सेक्रेटरी हेल्थ ने आप लोगों को चिट्ठी लिखा था और ये कहा था कि आप धीरे धीरे करके अपने सिस्टम के अंदर, जो पिछले साल भी एक पीक पर हम लोग पहुँचे थे, वो सब चीज़ों का भी हमें अनुमान है, उसका भी अनुभव है पूरा, और हम धीरे धीरे करके अपने यहाँ पर सुविधाओं को स्ट्रेंथन करना शुरू करें, बेड्स की संख्या बढ़ाना शुरू करें। जो मुझे आज जानकारी दी गई है, तो अभी जो नॉन आईसीयू ऑक्सीजन बेड्स हैं, ये लगभग आप सब ने मिलाकर 879 अभी फ़िलहाल बढ़ाए हैं पिछले 4-5 दिन में, और आईसीयू के 219 आपने बेड्स जो हैं वो देश में उपलब्ध कराए हैं। ये सिर्फ इस 3-4 दिन में ही किया है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि ये शुरुआत तो ठीक है, लेकिन ये पर्याप्त बिल्कुल नहीं है। इसको बहुत तेज़ी से हमें आगे बढ़ाना है। आज की इस बैठक में इसी बात पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। अभी आप देख रहे हैं कि दिल्ली में भी यहाँ भारत सरकार की ओर से और सुविधाओं को बेड्स की दृष्टि से बढ़ाने के लिए यहाँ डीआरडीओ ने अभी टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स खड़े किए हैं और उसमें 500 बेड्स की नई सुविधा क्रिएट की गई है। हमारी जो साइंस मिनिस्ट्री में CSIR है, उसकी हमारी एक सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है CSIR की, उसने पिछले साल भी टेम्परेरी अस्पताल बनाए थे जो 7 दिन के अंदर वो खड़े कर देते थे। जो हमने NDRF वगैरह के लिए पिछले साल, NDMA के लिए पिछले साल डेवलप किए, तमिलनाडु में डेवलप किए, उत्तर प्रदेश में सहीबाबाद में डेवलप किए, मुझे खुद उनको इनॉग्रेट करने का मौका मिला। और अभी उनके माध्यम से दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में जो खाली स्पेसेस हैं, वहाँ पर हम लोग नए टेम्परेरी इस प्रकार के बेड्स की व्यवस्था को बनाने का काम आज शुरू हो गया है। लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में आज शुरू हो गया है। 3 दिन पहले एम्स न्यू दिल्ली में मैंने दौरा किया था, डॉक्टर गुलेरिया भी साथ थे, और वहाँ पर भी उन्होंने अपने ट्रॉमा सेंटर में भी बेड्स जो है उस दिन भी 70-80 बेड्स बढ़ाने की उसी दिन घोषणा की थी। जो हमारा नेशनल NIC है कैंसर वाला झज्जर में, वहाँ पर भी 100 बेड्स उसी दिन बढ़ाने की घोषणा की थी। लेकिन ये एक प्रकार से डायनेमिक प्रोसेस के रूप में हम सबको ये सारी की सारी चीज़ों को बड़े पैमाने पर इनको करना है। और आज की जो मीटिंग है, इसमें मैं ये चाहता हूँ कि एक प्रेजेंटेशन अभी यहाँ पर जो डिपार्टमेंट ने इसके ऊपर होमवर्क किया है वो करेगा, कैसे हमें अपनी मैन पावर को भी डेवलप करना है। बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जो एम्स में भी काम करते होंगे, दूसरे डिपार्टमेंट्स में काम करते होंगे, बहुत सारी नर्सेज वगैरह भी ऐसी हो सकती हैं जिन्होंने पिछले साल में शायद कोविड के अंदर डायरेक्टली काम नहीं किया होगा, और ऐसे बहुत सारी हमारी मैन पावर है। मैं समझता हूँ उनको 5-7 दिन की थोड़ी बहुत ही ट्रेनिंग देकर भी हम उनको आज नए जो बदली हुई परिस्थिति है उसमें कैसे कोविड के ट्रीटमेंट के लिए और ज़्यादा सक्षम बना सकते हैं अपनी मैन पावर को। और ये मुझे पूरा विश्वास है कि जब आप अपनी अपनी इंस्टीट्यूशंस में पूरी जिम्मेदारी के साथ इस काम को आगे बढ़ाएंगे, तो क्योंकि आपकी तरफ सब लोग देख रहे हैं, बाकी जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, बाकी
डिस्ट्रिक्ट्स का, दूसरे स्थानों का जहाँ ये एम्स हैं, वहाँ के सभी अधिकारी भी जो है वो एम्स की तरफ देखते हैं। लोगों की भी जो एक्सपेक्टेशन है, लोगों की भी जो दौड़ है वो एम्स की तरफ ज़्यादा होती है। एम्स से लोग गाइडेंस भी लेना चाहते हैं और ऐसे में हम चाहेंगे कि जिस प्रकार से नई दिल्ली एम्स ने सारे देश में 1 साल तक टेली कंसल्टेशन के माध्यम से देश के डॉक्टरों को लगातार गाइडेंस दिया, टेली मेडिसिन को हमने स्ट्रेंथन किया, लाखों लोगों को गाइडेंस मिला, वो सारी प्रक्रियाएं तेज होनी चाहिए। क्योंकि अभी इस बार के 2 महीने में एक बात ध्यान में आ रही है कि बहुत लोगों को जितनी तकलीफ नहीं है उससे ज़्यादा उनके मन में बीमारी के प्रति पैनिक है। और वो इसलिए लग रहा है क्योंकि वो केसेस की संख्या तेज़ी से बढ़ रही है और ऐसे मौके पर उनको सही एडवाइस मिलना, उनकी बात धैर्यपूर्वक सुना जाना, उनको सही ढंग से ये बताया जाना कि आपको इस समय किस चीज़ की ज़रूरत है। आपको अगर हम मान लीजिए अस्पताल में आपको रहने की ज़रूरत नहीं है तो भी उनके साथ डायरेक्ट टेलीफोनिक संपर्क अपनी टीम्स का मेंटेन कराना, यानी नए नए हमारे पास और भी बहुत सारे जो हमने 1 साल में हमने किया, ओवर एंड अबव दैट बहुत सारे और नए इनोवेटिव आइडियाज़ को विकसित करके, जैसे हम पिछली 2020 की चुनौती को सफलतापूर्वक हम उसको ओवरकम कर पाए। मुझे पूरा विश्वास है कि भले ही आप स्क्रीन के ऊपर 10-15 लोग हो, 10-15 एम्स हैं, बाकी लोग जो अभी एम्स डेवलपमेंट के विभिन्न प्रोसेसेस में हैं उनको अभी हमने आज नहीं बुलाया, लेकिन जिनसे हमें बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन है उनको ही आज बुलाया। बाकी 10 को भी अलग से बात करेंगे क्योंकि वहाँ अभी बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहे हैं, वहाँ पे किस प्रकार की व्यवस्था हो सकती है। लेकिन आप सबको बहुत ही आशा और उम्मीद, ये खाली भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय की आशा और उम्मीद नहीं है, ये देश के 130 करोड़ लोगों की आशा और उम्मीद है, ये हमारे प्रधानमंत्री जी की आशा और उम्मीद है। आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं एक कोरोना योद्धा की तरह जो है दिन रात इस लड़ाई को लड़ने के लिए 24 घंटे वो मीटिंगें करते हैं, अपने अधिकारियों से विचार विमर्श करते हैं। कल भी उन्होंने देश के वरिष्ठ मेडिकल प्रोफेशनल्स के साथ डिटेल में मीटिंग की, उसके बाद फार्मास्यूटिकल कंपनीज से मीटिंग की। अभी हमारी मीटिंग के बाद थोड़ी देर के बाद वो स्वयं वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स के साथ मीटिंग करने वाले हैं और किस प्रकार से उन्होंने जो ऐतिहासिक वैक्सीनेशन का कैंपेन 16 जनवरी को लॉन्च किया, वो किस तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, उससे जुड़ी हुई पॉलिसी कितनी वाइब्रेंट है, कितनी डायनामिक है, उसमें भी आने वाले 1 मई से कितने बड़े चेंजेस होने वाले हैं। तो सरकार हर चीज़ों के प्रति पूरी तरह से सजग है। सरकार में होल ऑफ गवर्नमेंट और होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच इसके साथ काम किया जा रहा है और अभी तो 2021 में आप सब कई गुना ज़्यादा अनुभवी हैं 2020 के मुकाबले। कोविड के ख़िलाफ़ तो हम लोगों ने ज़ीरो से सब कुछ सीखा और एक्सट्रीम तक हम लोग पहुँचे। तो मेरी आपसे यही आशा है और यही विश्वास है कि आज की इस मीटिंग के बाद आप सब ये मान के कि आपका जो एम्स है उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, वो खाली उस क्षेत्र के लिए नहीं है, वो आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स के लिए भी है, वो आसपास के मेडिकल कॉलेजेस के लिए भी वो मेंटर इंस्टीट्यूशन है। आसपास के मेडिकल कॉलेजेस को भी आपको इतना प्रेरित करना है कि वो भी बड़े सेंटर्स बने कोविड के इस जो सर्ज को है इसको डील करने के लिए। तो मैं इसी आशा और विश्वास के साथ कि हम सब मिलकर नई ऊर्जा और नए मन में संकल्प को लेकर आज यहाँ से जाएंगे। अभी हमारे जो ऑफिसर हैं यहाँ पर सभी लोग हैं, हमारे हेल्थ सेक्रेटरी हैं, डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज हैं, एडिशनल सेक्रेटरी हैं, संबंधित जो है सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, सब लोग हैं जो
एम्स को डील करते हैं, वो आपके सामने प्रेजेंटेशन भी एक बहुत ब्रीफ प्रेजेंटेशन रखेंगे और उसके बाद फिर आपसे बातचीत करके हम लोग जो है इस संदर्भ में आज कुछ नया निर्णय करके जाएंगे। जैसा कि 14 तारीख को आपको पत्र में भी लिखा गया है, हर रोज़ हाउ मच वी इम्प्रूव्ड ओवर द प्रीवियस डे इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग ऑन ऑल अकाउंट्स। जो हमारे प्रति जिम्मेदारी एक्सपेक्टेड है वो आप लगातार हेल्थ मिनिस्ट्री को फीडबैक देते रहेंगे और हमारे लिए आप सब लोग उस क्षेत्र के अंदर हमारे आँख और कान हैं, वहाँ से फीडबैक्स जो आप हमें देंगे अपनी इंस्टीट्यूशन के बारे में भी और वहाँ के आसपास के स्टेट की परिस्थिति के बारे में, वो हमें हमारे यहाँ पर पॉलिसी के अंदर जो भी संबंधित चेंजेस है उसको करने में, इम्प्रूवमेंट्स करने में, रिफॉर्म्स करने में और भी ज़्यादा सहायता मिलेगी। आप सबकी को बहुत सारी शुभकामनाएं। और इसके साथ साथ थोड़ा वैक्सीनेशन के बारे में भी एक लाइन ये कहूँगा कि वैक्सीनेशन की प्रक्रिया जो है वो उसको और ज़्यादा डायनामिक तरीके से आप अपनी इंस्टीट्यूशंस के अंदर उसको स्ट्रेंथन करें। शुरुआत में हेल्थ वर्कर्स और वो सब लोगों को तो हमें करने का काम था, लेकिन हमें लगता है कि अभी जो सोसाइटल जो इन्वॉल्वमेंट है वैक्सीनेशन में लोगों का, उसके अंदर भी एम्स को एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए, not only as individual vaccination centers but also as the guiding centers for other vaccination activities happening at other places। तो इसी एक्सपेक्टेशन के साथ मैं डॉक्टर नीलांबुज शरण जी से अनुरोध करता हूँ कि वो अपना एक प्रेजेंटेशन आज के कॉन्टेक्स्ट में रखेंगे और उसके बाद फिर आपकी बात हम लोग सब सुनेंगे। डॉक्टर हर्षवर्धन साहब ने, मंत्री जी ने सारी बातें रखा है। मैं केवल जब आप लोग बातचीत करेंगे तो मुझे 2-3 चीज़ों की जानकारी आप लोगों के माध्यम से चाहिए, क्योंकि आए दिन देश के विभिन्न एम्स के साथ लगातार जो रोगियों का जाने का क्रम है, आपकी अहर्निश सेवा लगातार हो रही है, उसमें कहीं दो मत नहीं है। हमारे डॉक्टर भी काफ़ी परिश्रम से काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ एम्स में डॉक्टरों के द्वारा मैंने देखा है कि उनके कुछ ग्रीवांसेस हैं, उन्होंने कुछ शिकायत भी दर्ज किया है और वो हड़ताल पर भी जाने का कुछ लोगों ने इस प्रकार की बातें कही है। ऐसे कुछ एम्स का मैंने वो उदाहरण के लिए पटना का भी है और वही कई जगहों का है। तो मुझे लग रहा है कि कुछ चीज़ों के बारे में आपसे जानकारी भी हासिल, आप जब अपना रिपोर्ट पेश करेंगे और फिर मैं उसमें कुछ जोड़ना होगा तो बाद में कुछ जोड़ूंगा। आदरणीय हमारे मंत्री जी ने सारी बात बताया है, इसलिए आगे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, आगे इस बात को बढ़ाया जाए। मंत्री जी ने अपने संबोधन में करीब करीब सारी बातें कवर कर ली हैं। मैं उन्हीं बातों के सपोर्ट में कुछ तथ्य यहाँ प्रस्तुत करूँगा जो कि शायद सबके लिए उपयोगी हो। नेक्स्ट स्लाइड। जैसा कि मंत्री जी ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में, कुछ महीनों में, 1-2 महीनों में कोविड के केसेस में लगातार बढ़ोतरी हुई है और जो 1 जनवरी को 20,000 के करीब नए केस आ रहे थे, 15 अप्रैल को ऐसे केसेस की संख्या 2 लाख हो गई और मध्य फरवरी में करीब 9,000 के आसपास ये केस थे और 19 अप्रैल को ये केस बढ़ के 2,73,000 हो गए। ये दर्शाता है कि पिछले 14 दिनों में नए केसेस का जो बढ़ने की जो दर है वो करीब करीब 7% है। नेक्स्ट। उसी तरह से कोविड के चलते मृत्यु की जो संख्या है उसमें भी वृद्धि हुई है, जो कि 1 जनवरी को करीब 250 केस होते थे, वो 15 अप्रैल आते आते 1,000 केस हो गए और 19 अप्रैल को 1,619 हो गए हैं। ये सिर्फ ये दर्शाने के लिए है कि हमने जो व्यवस्थाएं पिछले साल शुरू की थी और उसको एक स्केल तक पहुंचाया था, उसको शायद और बढ़ाने की ज़रूरत है। नंबर ऑफ़ बेड्स जो क्रिएट हुए थे, डेडिकेटेड बेड्स, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स, आईसीयू बेड्स जो क्रिएट हुए थे, उनमें और लगातार वृद्धि करते रहने की ज़रूरत है। अगला स्लाइड। इस स्लाइड में हम ये देख सकते हैं कि जब पीक में हमारे जो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, ऑल इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ मेडिकल साइंसेज या दूसरे INIs जो हैं, उन्होंने अब कोविड के पीक पे, अब तक का जो पीक है उस पर जो नंबर ऑफ़ बेड्स उन्होंने क्रिएट किए थे और आज की स्थिति क्या है।
तो हम ये देख सकते हैं कि कुछ संस्थानों में जो पीक में बेड्स क्रिएट हुए थे उसमें कुछ कमी आई है। और दूसरी चीज़ जो हम देख रहे हैं कि ऑक्यूपेंसी रेट्स जो है अवेलेबल बेड्स की वो भी काफ़ी ज़्यादा है, और कुछ संस्थानों में वैकेंट बेड्स की संख्या काफ़ी कम हो गई है और इसलिए इनको तत्काल बढ़ाने की ज़रूरत है। नेक्स्ट सर, ये जैसा मंत्री जी ने बताया कि वर्तमान स्थिति को देख के सचिव महोदय के इनिशिएटिव पे हमने एक डेली मॉनिटरिंग एडिशन ऑफ बेड्स की शुरू की है। सर, ये पोजीशन कल की है और मैं लगातार संस्थान के निदेशकों के से टच में हूँ टेलीफोन के द्वारा, और उम्मीद है कि सारे संस्थान ने अपनी कुछ योजना बना रखी है आगे आगे इसको बढ़ाने की। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि ये और भी तेज़ी से बढ़ेगा, और जैसा मंत्री जी ने कहा कि इसको बढ़ाने की सख्त ज़रूरत है अभी। सर, ये वैक्सीनेशन का जो परसेंटेज है डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में, ये फर्स्ट डोज हेल्थ केयर वर्कर्स का वैक्सीनेशन का स्टेटस है सर, और लास्ट जो दूसरा कॉलम है वैक्सीनेशन साइट्स का है। तो आपने जो अभी बात कही सर कि जो हमारे संस्थान हैं वो थोड़ा ज़्यादा प्रोएक्टिव रोल वैक्सीनेशन में करें। हेल्थ केयर वर्कर्स के अलावा जो एक बड़ा समूह अब वैक्सीनेशन के दायरे में आया है उनके लिए भी वैक्सीनेशन का वो कुछ करें और साइट्स नंबर ऑफ साइट्स को इंक्रीज करें। सर, ये कुछ इश्यूज़ फॉर डिस्कशन है सर, जिसमें आपने सारे करीब बोल दिए हैं सर। एक रैम्पिंग अप ऑफ डेडिकेटेड बेड्स फॉर कोविड ट्रीटमेंट, आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टैंड अलोन ब्लॉक्स, अदर एरियाज विच कैन बी सेग्रीगेटेड विद सेपरेट एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स, and then setting up of more oxygen and ICU beds, augmenting human resources की भी आपने बात की सर। कुछ ऐसे हमारे एम्स है जहाँ पे कि फैकल्टी अवेलेबल है, IPD सर्विसेज नहीं शुरू हुई हैं, वहाँ से जो फैकल्टी अवेलेबल है उनको यूज़ कर सकते हैं, या जो कार्यरत एम्स हैं वहाँ भी दूसरे विभागों के जो फैकल्टी के लोग हैं उनको भी कुछ ट्रेनिंग करके उनको भी इस्तेमाल किया जा सकता है। देन मोर प्रोएक्टिव रोल ऑफ एम्स इन कोविड वैक्सीनेशन, ensuring effective supply chain and feasibility of makeshift hospitals for COVID management, जो मंत्री जी ने बताया DRDO और CSIR के माध्यम से कराया जा सकता है, इसके बारे में भी सारे संस्थान विचार करें। धन्यवाद सर। इससे पहले कि हम आपकी बात एक एक डायरेक्टर से बहुत संक्षिप्त में सिर्फ ये जानना चाहेंगे कि आपने सारी हमारी बात की भावना को समझ लिया है और आप ऑलरेडी 14 तारीख से इस बात के लिए सेंसिटाइज्ड भी है कि हमें बहुत एग्रेसिवली काम करना है। मैं आपकी सबकी एक एक करके बात सुनना चाहूँगा, लेकिन उसके पहले सेक्रेटरी हेल्थ उनको भी मैं चाहता हूँ कि कुछ जो भी उनके मन में विचार है वो ज़रूर संक्षेप में रख दें, ताकि हम फिर एक एक डायरेक्टर से उनका प्लान ज़रा सुने और समझें। धन्यवाद सर। मैं बहुत ही संक्षेप में 3-4 पॉइंट्स पर अटेंशन ड्रॉ करना चाहूँगा सारे डायरेक्टर्स का। सर, पहला तो वैक्सीनेशन का पॉइंट है। पूरे देश में हेल्थ केयर वर्कर्स का अगर एवरेज देखें तो 84% को पहला डोज एडमिनिस्टर हुआ है। दिस इज़ द नेशनल एवरेज। 84% ऑफ हेल्थ केयर वर्कर्स हैव बीन एडमिनिस्टर्ड द फर्स्ट डोज। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट अवर हेल्थ केयर वर्कर्स, वो बड़े वैल्यूबल रिसोर्स हैं। लेकिन अगर हम अपने एम्स को देखें तो हमारे यहाँ अनेक एम्स ऐसे हैं जो नेशनल एवरेज से कम जिनका वैक्सीनेशन है। 77% वैक्सीनेशन भुवनेश्वर में है, 73 रायपुर में है, 75 जोधपुर में है, 71 जिपमर पुडुचेरी में है और 81 नागपुर में। सो दीज आर सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस एंड एम्स वेयर द वैक्सीनेशन कवरेज इज़ लेस देन द नेशनल एवरेज। तो हमारा रिक्वेस्ट ये है कि ये यूनिवर्स तो डिफाइंड है, दिस ग्रुप ऑफ पीपल इज़ डिफाइंड, यू नो हु आर द पीपल टू बी एडमिनिस्टर्ड दीज डोजेज एंड देयर इज़ नो रीज़न वाई दे शुड नॉट बी एडमिनिस्टर्ड दीज डोजेज। सो पहला रिक्वेस्ट ये कि प्लीज़ इंश्योर दैट 100%, or if that is not possible because of various reasons, hesitancy, this and that, then at least more than the national average should be done by our institutions. So that is request number 1. रिक्वेस्ट नंबर 2 सर ये था कि अनेक एम्स में अभी भी इस बात की क्षमता है या
पीजीआई में या एम्स न्यू दिल्ली में या जिपमर पुडुचेरी में कि जो एग्जिस्टिंग ऑक्सीजन बेड्स हैं और एग्जिस्टिंग आईसीयू बेड्स हैं उनकी संख्या को बढ़ाया जा सके। इस संख्या को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार से, जहां भी आप स्थित हैं उस राज्य सरकार से जो भी सहयोग आपको चाहिए, उसके लिए हमने अलग से आपके राज्यों के चीफ सेक्रेटरीज़ को चिट्ठी लिखी है, तो वो सहयोग भी वहाँ से मिलने को तैयार है। तो आपकी जो एडिशनल बिल्डिंग्स हैं नए एम्स में, चाहे वो अनयूटिलाइज्ड हॉस्टल ब्लॉक्स हों या अनयूटिलाइज्ड आयुष ब्लॉक हो या अनयूटिलाइज्ड हॉस्पिटल ब्लॉक हो, उसका उपयोग आप एडिशनल बेड कैपेसिटी क्रिएट करने के लिए कर सकते हैं। एक और रिक्वेस्ट ये है कि आपको बेड्स के अलावा डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स की बड़ी तादाद में आवश्यकता होगी, क्योंकि आप सब किसी न किसी प्रकार की रोस्टरिंग कर रहे होंगे कि इतने दिन की सेवा के बाद इतने दिन का ऑफ या इस तरीके का कुछ। आप ये सब इसलिए कर रहे हैं ताकि आपका जो ये रिसोर्स है ये थकावट से दूर रहे, ये काम कर सके। तो हमारा अनुरोध सर इसमें ये होगा कि कॉन्ट्रैक्चुअल हायरिंग इस दौरान अगले 6 महीने के लिए की जा सकती है। उसकी परमिशन भी आपको जो चाहिए आप हमसे ले लें, या आज की बैठक का हवाला देके उसको शुरू कर दें और हम इधर से औपचारिक रूप से आपको वो परमिशन देते रहेंगे। इसमें भी राज्य सरकार से जो सहयोग आपको चाहिए वो आप ले सकते हैं। कुछ स्पेसिफिक एम्स, जैसे आज सुबह ही हमने एम्स रायबरेली के लिए चीफ सेक्रेटरी यूपी को अनुरोध किया है कि वो, और जो जिस ज़िले में वो स्थित हैं रायबरेली के जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हैं, वो उनकी मदद करें ताकि वो कॉन्ट्रैक्चुअल हायरिंग कर सकें। आपके जो प्रेसिडेंट्स हैं सारे एम्स के सर, वो अपने आप में बड़े प्रसिद्ध लोग हैं, उनकी अपने क्षेत्र में ख्याति है, उनकी जो रिसोर्सेज हैं या उनका जो नेटवर्क है उसका उपयोग भी आप करें। उनसे रिक्वेस्ट करें दैट इफ़ ही कैन और शी कैन रिक्वेस्ट द रिटायर्ड डॉक्टर्स, रिटायर्ड नर्सेज to come in on voluntary basis or on payment basis and help you manage this crisis. That will also go a long way in redressing this problem. सर मुझे यही अनुरोध करना था। हम एम्स के डायरेक्टर्स के विचार भी सुन सकते हैं सर। धन्यवाद सर। धन्यवाद राजेश जी। अब संक्षिप्त में बहुत फोकस्ड ढंग से हमारे मन में अभी आपको ब्रॉड आइडिया भी दे दिया जो हमें समझ में आया। बाकी आपको तो अपने एम्स में दिन रात काम करते हैं, आपको वहाँ के ब्लॉक्स भी पता हैं, आपको वहाँ की जगहें भी पता हैं, वहाँ पर ओपन स्पेसेस में कहाँ आर्मी की डिफेंस की मदद से या CSIR की मदद से वहाँ टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स भी खड़े कर सकते हैं अस्पताल के। ये सब चीज़ें आपको खुद जो है ऑन द स्पॉट जो है फैसले करने हैं। लेकिन अब इन फैसलों को करने में और उनको इम्प्लीमेंट करने में वी कैन नॉट इवन टेक वीक्स, वी हैव टू डू इट इन डेज और आवर्स। उस हिसाब से हमें सबको मिलके काम करना है तैयारी। तो एक एक करके सबसे पहले मैं समझता हूँ कि ये हम अभी आपने रायबरेली की चर्चा की, जो शायद सबसे ज़्यादा उनके पास चुनौती भरा है कि भाई थोड़ा, लेकिन बराबर वहाँ पे इसकी आवश्यकता बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है। यूपी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी, वहाँ की जो सांसद हैं, मंत्री हैं, वो भी परस्यू कर रही हैं, हमारे हेल्थ सेक्रेटरी भी लगातार टच में है। तो सबसे पहले हम रायबरेली के जो डायरेक्टर हैं उनसे सुनेंगे कि वो जो उनको इम्प्लीमेंट करना है वो अगले 2-3 दिन में कैसे कर देंगे, कब से शुरू हो जाएगा और आगे कैसे वो ग्रेजुअली चीज़ें डे बाय डे और ज़्यादा बढ़ती जाएंगी, बेड्स की कैपेसिटी इत्यादि। तो रायबरेली के डायरेक्टर ज़रा बताएं। सर 14 अप्रैल के बाद जब से हमने ये काम शुरू किया है, 24 अप्रैल को 50 बेड का अस्पताल हम शुरू कर देंगे, जबकि हमारे पास अभी IPD शुरू नहीं हुई है जी। उसमें 32 बेड ऑक्सीजन डिपेंडेंट होंगे और 12 बेड ICU के होंगे। 30 अप्रैल तक इस संख्या को हम 100 बेड तक ले जाएंगे जी। और यदि जरूरत हुआ तो 31 मई तक इसे 200 बेड तक ले जाएंगे, क्योंकि इतना हमारा ब्लॉक और ये सब तैयार हो जाएगा। और डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, अगर कोविड कम आते संख्या तो इनको बढ़ाने की चाहे आवश्यकता ना पड़े।
रही बात वैक्सीनेशन की, हेल्थ केयर वर्कर्स की वैक्सीनेशन अबाउट 81% हुई है, जो कि अभी जो जिनको सेकेंड डोज लगनी है वो अभी लग जाएगी। दूसरी बात, हमारी जो मेन समस्या है वो है, डॉक्टर तो हमारे पास हैं कंसल्टेंट लेवल के, असिस्टेंट प्रोफेसर, we have to appoint some senior agents, which we are in the process of appointing senior agents for carrying out the, for that we will be holding a contractual appointment for them. Same thing will apply to the outsourcing of the paramedics, technicians. The nurses की अपॉइंटमेंट पिछले महीने हुई थी, उनको 200 नर्सों के लिए हमने कल ऑर्डर इश्यू कर दिया और कुछ लोगों ने आज ज्वाइन भी किया है। तो अगले एक हफ्ते में और 200 लोग हमें ज्वाइन कर जाएंगे, हम इसको 580 तक ले जा सकते हैं। हमारे स्पेस की समस्या नहीं है, जो हॉस्टल में समस्या है, हमारी मेन समस्या जो है वो स्टाफ की है। स्पेस की समस्या नहीं है, बेड कैन बी इंक्रीज एज रिक्वायर्ड। स्टाफ भी हम अगले 3-4 दिनों में कोशिश करके एटलीस्ट 50 बेड के लिए शुरू कर देंगे, जो बाकी 100 बेड तक ले जाना अगले 7 दिन हम उसमें और लगाएंगे, और अगर और बेड बढ़ाना पड़े तो और ले जाएंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, आपने एक मॉडेस्ट बिगनिंग की बात की है। अभी हम ये मॉडेस्ट बिगनिंग तो करिए, जो इंडिविजुअली जो एम्स के डायरेक्टर्स के साथ हमारे को सजेशंस देने हैं वो या तो हमारे बिहाफ पे हमारे अधिकारी आपको बताते रहेंगे या हम आपसे बात करते रहेंगे। अभी हम एक एक जगह पे उसकी डिटेल निटीग्रिटी की शायद बात नहीं करेंगे, लेकिन अभी आपसे सुन के हम लोग सब नोट कर रहे हैं और क्या क्या हमारी वहाँ की परिस्थिति के हिसाब से और एक्सपेक्टेशन है वो भी आपको सूचित करेंगे। तो थोड़ी कठिनाई होगी तो भी हमें इस विषम परिस्थिति में थोड़ा ओवर एग्रेसिव, ओवर डायनेमिक होके वाइब्रेंट तरीके से इसको सारी चीज़ों को करना पड़ेगा। समस्याएं तो हर चीज़ में आएंगी, लेकिन समाधान भी हर चीज़ के हैं। जब कोविड आया था तो लगता था कि कितना बड़ा पहाड़ जैसी समस्या दिखती थी, लेकिन वो पहाड़ के अंदर जितनी भी दिक्कतें आई सारी की सारी हम लोगों ने सॉल्व की हैं। तो अभी नागपुर एम्स के डायरेक्टर ज़रा उनकी बात सुनना चाहेंगे। नमस्कार सर। आज के दिन में हमारे पास करीब 260 बेड हैं, जिसमें से करीब 80 ऑक्सीजन बेड्स हैं, और ये तब है जब हमारा आईपीडी अभी शुरू नहीं हुआ है, सिर्फ एक ओपीडी ब्लॉक बना है। हमने धर्मशाला और आयुष की जो बिल्डिंग्स हैं इसमें हमने ये बेड्स डाले हैं, और अप्रैल एंड तक हम लोग आईपीडी की बिल्डिंग में 5th फ्लोर पे करीब 165 बेड जो और सारे ऑक्सीजन के हैं, इनकी भी तैयारी बिल्कुल खूब जोर शोर से चल रही है, और हमें पूरा विश्वास है कि अप्रैल एंड तक करीब 165 बेड्स और ऐड हो जाएंगे। तो इस करके टोटल हमारे पास करीब 425 बेड हो जाएंगे, जबकि आईपीडी हमारी शुरू नहीं हुई है। इनके लिए हमने जो इक्विपमेंट्स हैं वो ऑलरेडी ऑर्डर कर दिए हैं। करीब 200 नर्सेज का रिक्रूटमेंट ऑन गोइंग है, चल रहा है, आ रहे हैं, नर्सेज ज्वाइन कर रही हैं हमारे पास। और जो स्टाफ है जो हमें चाहिए इनके लिए, जो डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ है, इसमें हमने स्टेट सर्विसेज की थोड़ी मदद ली है, और उन्होंने हमारे लिए एडवर्टीजमेंट निकाला है जिसमें कि ये डॉक्टर्स, पल्मोनोलॉजिस्ट और इंटेंसिविस्ट वगैरह जो हमें चाहिए होंगे वो ऐड निकाला है, और वो लोग आएंगे, और इसका पेमेंट भी स्टेट ही बोला है कि स्टेट सर्विसेज ही करेंगे। इसके अलावा जो सीनियर रेजिडेंट्स हैं इनका भी हमने वॉक इन इंटरव्यू के लिए एडवर्टीजमेंट निकाला है। लगभग 15-20 एसआर्स जो हमें चाहिए होंगे वो भी तैयारी हमारी चल रही है। हम लोग सब जोर शोर से पूरी कोशिश में हैं कि हम ठीक से ये अस्पताल जो भी हम जो करने की कोशिश कर रहे हैं ठीक से चले। हमें जो तकलीफ है वो सिर्फ ऑक्सीजन की है कि ऑक्सीजन की बहुत अड़चन हो जाती है बीच बीच में, तो इसलिए हमें वेंटिलेटर बेड्स लगाने में या ऑक्सीजन बेड्स शुरू करने में थोड़ी तकलीफ हो रही है। हालांकि अभी 80 ऑक्सीजन बेड हैं और हम 165 और लगाने वाले हैं। बस इतना ही हमें कहना था। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर साहब।
आपने काफ़ी डिटेल में बताया है और अभी इसको कंटिन्यूसली सोचते रहिए कि हाउ टू मेक इट फर्दर बेटर। अभी तो आपने काफ़ी चीज़ें बिना आईपीडी बताया है कि ये सब शुरू कर रहे हैं। जो जो दिक्कतें आती हैं अपने लेवल पर भी सॉल्व करिए। हमारी कोई सहायता की ज़रूरत है तो वी आर ऑलवेज विलिंग टू हेल्प यू ओवर एंड अबव व्हाट यू आर डूइंग। डायरेक्टर मंगलगिरी एम्स से अब सुनना चाहेंगे। सर नमस्कार। हम लोगों ने एक्टिवेट किए थे जो कि कोविड के लिए पूरी तरह से समर्पित थे, पर बीच में लगभग 3 महीने तक हमारे पास जब एक भी मरीज नहीं था तो हमने उसमें आईपीडी सेवाएं धीरे धीरे नॉन कोविड शुरू करी। अभी जब फिर से कोविड बढ़ना शुरू हुआ तो हमने फिर से डेडिकेटेड 16 बेड इनिशियली शुरू किए थे और हम लोग अपने आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के सभी लोगों के साथ संपर्क में हैं, डेली मीटिंग्स अटेंड कर रहे हैं और अब हमने सारा जो आईपीडी बंद करके टोटल 50 बेड का जो आयुष में है उसको कोविड डिक्लेयर कर दिया है और वहाँ पर सिर्फ कोविड मरीज देखे जा रहे हैं। वैक्सीनेशन प्रोग्राम यथावत जारी है और बीच में जो हमारा वो वेबसाइट खुलने में थोड़ी सी अड़चन हुई थी एक दिन, तो वो हमने फिर मैनुअली करके और जो भी वर्कर ग्रुप है और हमने इस दौरान नॉन वर्कर ग्रुप को भी जो एंटरटेन करते हुए वैक्सीनेशन प्रोग्राम को आगे बढ़ाया था। अब अगला जो हमारा मुहिम है वो ये है कि ओपीडी ब्लॉक के ऊपर जो हमारा डे केयर वार्ड है वहाँ पर 50 बेड की और व्यवस्था करेंगे। थोड़ा सा ऑक्सीजन को लेकर वहाँ पर इशू है तो उसमें हमें समय लगेगा, तो हो सकता है हम अगले हफ्ते तक या मैक्सिमम 30 अप्रैल तक जरूर 100 बेड की सुविधा कर देंगे। जहाँ तक वो और इसके लिए फिर हमें लेकिन ओपीडी की सर्विसेज थोड़ा बंद करनी पड़ेगी क्योंकि वो कॉमन एरिया होने का की वजह से ओपीडी के मरीजों में भी कहीं फैले ना इसका खतरा को ध्यान में रखते हुए हो सकता है हमें ओपीडी बंद करना पड़े। आज की तारीख में हम ओपीडी हमारा अच्छा चल रहा है, वहाँ पर स्क्रीनिंग सेवाएं हम कर रहे हैं। जो सेक्रेटरी साहब ने जो एक सुझाव दिया था कि हॉस्टल की बिल्डिंग्स वगैरह में भी बेड बढ़ाया जाए, तो उसमें मेन जो समस्या आएगी वो अब थोड़ा सा फर्नीचर अभी नहीं है और ऑक्सीजन बेड, वहाँ पर ऑक्सीजन की सुविधा कैसे पैदा करेंगे वो एक थोड़ा सा हिच है। अदरवाइज तो हम 100 बेड तो 30 अप्रैल तक शुरू कर देंगे और स्टेट के अथॉरिटीज से भी बात हुई है और वो भी इससे संतुष्ट हैं। अगर वो उनकी तरफ से फिर से कोई हमारे ऊपर रिक्वेस्ट आएगी तो हम इस एडहॉक अरेंजमेंट के लिए भी प्रयास करें। देखिए, ये मेरा सुझाव है कि सारे बेड्स ज़रूरी नहीं है कि ऑक्सीजन सपोर्टेड ही हो, क्योंकि बहुत सारे अभी मरीज़ ऐसे हैं जिनको कि घर के अलावा अस्पताल में भी बट मे बी विदाउट ऑक्सीजन की भी ज़रूरत पड़ती है। तो हमारे पास टेम्परेरीली व्यवस्थाएं इतनी होनी चाहिए कि ऐसी सिचुएशन में फिर जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती है तो उनको आगे फर्दर, तो आप अपनी प्लानिंग अपनी जो है ना एक्सटेंसिव करके रखें। आप मान के चलिए कि जो भारत सरकार आपको कह रही है वो स्टेट की रिक्वेस्ट के ऊपर ही है और स्टेट्स जो है वो ऑलरेडी दे आर अंडर सो मच ऑफ प्रेशर। तो हमें स्टेट्स को सपोर्ट करने के लिए ओवर एंड अबव व्हाट दे आर डूइंग, वी डोंट हैव टू वेट फॉर देयर रिक्वेस्ट। आई थिंक वी हैव टू बी वेरी प्रोएक्टिव एंड प्रोएक्टिवली हम बेस्ट क्या कर सकते हैं वो हमें अपना दिमाग चला के उसकी दिशा में आगे बढ़ना है। थोड़ा सा एसआरस और जेआरस के रिक्रूटमेंट का इशू हमारा भी है, वो रिपीटिशन है इसलिए मैंने बोला नहीं, पर वो भी हमें उसके लिए भी परमिशन अगर मिल जाएगी तो सुविधा। जो आपको परमिशन लेनी है वो यहाँ से आप बताएंगे, बता दीजिए। Dr. Saab, it's about the problem that you are facing in recruitment, or it's about creation of posts? Dr. Tripathi. Creation of posts. Creation of posts. Creation of posts. Okay.
एम्स ऋषिकेश के डायरेक्टर। 500 बेड अवेलेबल है कोरोना के लिए और 300 बेड अवेलेबल है नॉन कोरोना के कैंसर, ब्रेन, हार्ट अटैक के मरीजों के लिए। तो अगर हम इसको फैसिलिटी को एस्केलेट करते हैं तो कहीं ना कहीं नॉन कोरोना पेशेंट जो है दैट विल बी अ कॉम्प्रोमाइज, दैट कॉल हैज टू बी टेकन। इस समय वी आर शॉर्ट ऑफ JR, SR, टेक्नीशियंस एंड नर्सेज। इसकी सर हमें एडिशनल सैंक्शन की जरूरत है और अगर ऐसा लगता है कि सैंक्शन में थोड़ा देर होगी तो ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग पोस्ट है ऑन इक्विवेलेंट सैलरी स्केल उन पे हम लोग तब तक टेम्पोरली यूज कर लें, उसकी परमिशन की जरूरत है। हम लोग को टेक्नीशियंस और नर्सेज की बहुत जरूरत है, रेजिडेंट की बहुत जरूरत है। जो ऑक्सीजन टैंक 2 लगे हैं उनमें इस समय जैसे ही एस्केलेट किया है तो ऑक्सीजन का प्रेशर कम आ रहा है बीच बीच में। इसको सप्लीमेंट करने के लिए एक और टैंक लगाना पड़ेगा और साथ में ही सिलेंडर का बैकअप भी देना पड़ेगा, क्योंकि ये टेक्निकल कैच आ रहा है कि वंस वी आर एस्केलेटिंग द नंबर बियॉन्ड अ सर्टेन नंबर, जो सप्लाई का प्रेशर है ऑन द बेड साइड दैट इज डिपिंग डाउन। सो दैट इज अ कैच सर। वैक्सीनेशन हम लोग का 91% हो चुका है। तो ओवरऑल वी विल बी एबल टू, वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू टेक 2 रेमडेसिविर जो नॉन ऑक्सीजन वाले होंगे, जिनमें स्टेट ने कुंभ के लिए लगाए थे, हम उसी एरिया को ले रहे हैं कि नॉन ऑक्सीजन बेड्स को भी हम लोग उसको जो आपने बताया कि जिनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस समय पे सैंक्शन की बहुत जरूरत है, जिसमें क्रिएशन ऑफ पोस्ट भी है और एग्जिस्टिंग जो पोस्ट हैं उनको यूटिलाइज करने की परमिशन की जरूरत है। Dr. Saab, you mentioned about using other vacant posts for hiring SRs, right? If you have Sir, just wait a minute, Doctor. If you have equivalent grade posts vacant, created vacant posts, then I think against that you can hire SRs. Permissions are already there. I can share that with you, so you can go ahead with that. Sir, ठीक है डायरेक्टर साहब। टेक्नीशियन और राइट सर, वेलकम सर। जो एक्सपेंडिचर से आपकी अवेटेड है वो भी हम लोग एग्रेसिवली परस्यू दोबारा से करवाते हैं। एम्स रायपुर। नमस्कार सर, थैंक यू वेरी मच आज की मीटिंग के लिए सर। और हम लोगों ने लगातार पिछले बार भी जो भी केंद्र सरकार की नीतियां की गाइडलाइन की अपने स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटीज के साथ मिल के काम किया। पिछले बार हमने पीक में 500 बेड्स दिए थे। इस बार भी पिछले 3 हफ्ते से बहुत अक्यूटली केसेस आ रहे हैं और क्योंकि यहाँ का इस पर्टिकुलर सेंट्रल इंडिया इस पार्ट का लार्जेस्ट हॉस्पिटल है, हमारे एक यूनिक सिचुएशन है कि जो भी पेशेंट आता है यूजुअली रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस या कुछ उनको प्रॉब्लम है तभी यहाँ पे ज्यादा आती हैं। तो दैट प्रोपोर्शन इज मोर फॉर अस। सो वी ऑलरेडी हैव गिवन 477 डेडिकेटेड बेड्स and out of that 380 are the non-ICU oxygen beds and 71 are those ICU beds with ventilators. हम लोगों ने ऑलरेडी अप टू 600 बेड्स मतलब टोटल बेड स्ट्रेक देने की व्यवस्था कर दी है। एक हमने एक यूनिक चीज हमारे यहाँ देखी कि स्क्रीनिंग एरिया के अलावा मेडिकल इमरजेंसी से भी बहुत ज्यादा रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के मरीज आ रहे हैं। हमने उसके लिए भी अलग से ऑक्सीजन बेड्स और आईसीयू टाइप की व्यवस्था अलग से की है, क्योंकि दे आर द पेशेंट्स हु रिक्वायर इमीडिएट अटेंशन और उनको ऑक्सीजन, स्टीरॉयड और बाकी उनको सपोर्टिव ट्रीटमेंट देने के बाद उसमें रिकवरी अच्छी होती है और उसमें जो डिटेरियोरेट होते हैं ऑफ कोर्स उनको फिर फर्दर ट्रीटमेंट या और भी जो हॉस्पिटलाइजेशन, नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन और बाकी चीजों की जरूरत पड़ रही है। हम लोगों ने लगातार यहाँ स्टेट गवर्नमेंट को भी कैपेसिटी बिल्डिंग में मदद करी है, लैब्स के साथ लेकर के इवन वेंटिलेटर और बाकी कैसे ऑपरेशनलाइज करना है उसके लिए भी, और झारखंड स्टेट के भी लैब्स को हमने डेवलप करवाया। तो लास्ट वेव के हिसाब से हम इस बार भी तैयार हैं, लेकिन इस बार वो वेव जैसे कि आपने उसमें भी ग्राफ में भी दिखाया बहुत अक्यूटली राइज किया है। अब तो 600 हम ले जा सकते हैं। ऑफ कोर्स जैसे और भी डायरेक्टर्स ने कहा हमारे पास भी ट्रॉमा के अदरवाइज इमरजेंसी के भी मरीज आ रहे हैं, कैंसर के भी हैं, लेबर सर्विसेज के लिए, उनके लिए तो कुछ बेड्स हमको रिजर्व रखना पड़ेगा और स्टेट गवर्नमेंट के साथ हमको मिलकर समन्वय से काम करना है जैसे करते आए हैं। मेरा एक ही इशू था क्योंकि मेजॉरिटी पेशेंट्स स्टेट से रेफर होके आ रहे हैं, अगर उनके यहाँ से हमारे यहाँ कुछ मेडिकल ऑफिसर, नर्सिंग ऑफिसर, लैब टेक्नीशियंस हमारे यहाँ कम से कम 1-2 महीने के लिए पोस्टेड हो
तो वो हमको इस वक्त लाइजनिंग में भी मदद करेंगे और सब्सिक्वेंटली उनकी अपनी वैल्यू एडिशन हो जाएगी जब वो वापस अपनी जगह पे जाते हैं। जैसे जब RT-PCR की लैब्स जब हम लोगों ने डेवलप किया, डॉक्टर गुलेरी ने जैसे जैसे गाइड किया, वो आज सभी लैब्स फंक्शनल है दोनों स्टेट में, छत्तीसगढ़ में और झारखंड में। तो ये जरूरी है। और मीनवाइल जैसे कि आज आप लोगों ने अप्रूवल दे दी, बहुत अच्छी एक बात है कि हम कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज इमीडिएटली जो जरूरत पड़ रही है वो लैब टेक्नीशियंस, हॉस्पिटल अटेंडेंट्स और कुछ नर्सिंग ऑफिसर्स, अगर हम इनको तुरंत अगर हम कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज को ले सकते हैं तो इस वक्त ये जो लार्ज नंबर ऑफ पेशेंट्स जिसको स्पेशलाइज्ड केयर मिलती है उसमें हमको मदद मिलेगी। धन्यवाद सर। ठीक है डॉक्टर साहब, आई थिंक लेट अस रिक्वेस्ट द स्टेट गवर्नमेंट टू पोस्ट फ्यू पीपल देयर, और वो ठीक है, अदरवाइज भी आई थिंक दैट्स अ गुड आइडिया, इट कुड बी इम्प्लीमेंटेड इन अदर प्लेसेस आल्सो। एम्स जोधपुर। गुड इवनिंग सर। सर जोधपुर में हम लोग के पास 190 ICU बेड्स हैं जिसमें वेंटिलेटरी नॉन वेंटिलेटरी ICU बेड्स हैं। पिछले 4 दिन में हम लोग ने 60 बेड्स और ऐड किए हैं। आने वाले वीक में हम लोग ऑक्सीजन के अराउंड 100+ बेड्स और ऐड कर देंगे और ज़्यादातर पेशेंट्स हमारे पास मॉडरेट और सीवियर कोविड से आते हैं। एंड स्टेट गवर्नमेंट के साथ भी हम लोग ने हैंड होल्ड करके ट्रायल का सिस्टम वर्कआउट किया है कि जो एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल CHC PHC पे एक की कब पेशेंट को रेफर करें, कब CHC PHC पे मैनेज करें, वो हम लोग ने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम पिछली बार भी किया था, उसको फिर से इस बार रीइंफोर्स कर रहे हैं हम लोग सर जी। एंड सर अभी इस समय तो मैन पावर है, हम लोग ने वॉक इन इंटरव्यू रेजिडेंट्स के लिए और मैन पावर के लिए ऑलरेडी एडवर्टाइज करा हुआ है। नेक्स्ट वीक हमारी वर्कफोर्स और इससे ऐड हो जाएगी, बढ़ जाएगी सर। तो अभी जितना आपने बताया इसके ऊपर और कितना करने का पोटेंशियल है आपको लगता है अगले हफ्ते 10 दिन में? We'll be able to add 100 beds more with oxygen in the next by the end of this week, sir. By the end of this week? Yes, sir. 100 more beds we will be able to add. उसके बाद? सर उसके बाद क्योंकि हम लोग का ये हाफ से ज़्यादा हॉस्पिटल सर कोविड हो जाता है, प्लस क्योंकि पीडियाट्रिक न्यूनेटल एडल्ट ICU करके प्लस कैंसर केयर नगर तक हम लोग ने अपना इलेक्टिव वर्क जितना था उसको ऑलमोस्ट जो पहले था उससे 30% से भी कम कर दिया। सिर्फ कैंसर रिलेटेड सर्जरी, न्यूरो सर्जरी एंड ट्रॉमा रिलेटेड इमरजेंसी वर्क के लिए ही बेड्स डिफाइन करके छोड़े सर। ठीक है, समय के हिसाब से आपको और थोड़ा सा कैसे करना है इसको वर्कआउट करेंगे और आपको हम लोग पर्सनली अगर हम इसको सर 350-400 तक ले जाए आने वाले 10-12 दिन बाद में सर। ठीक है। एम्स भुवनेश्वर। Yes, sir. Good evening, sir. At AIIMS Bhubaneswar, last year we had 272 beds with 45 ICU beds with ventilators. Right now today we are having 103 beds with 12 ventilator beds. We are in a position to ramp up soon because we are not having, even today we are having about 42 beds are vacant. So we are able to ramp up as and when we need, because at the moment we are having our non-COVID care also is open. Unfortunately in Bhubaneswar, many of the hospitals, they are not giving any other care. So patients with trauma, even pregnant women are coming here for their delivery, and all other conditions they are coming here. So we are looking after COVID as well as non-COVID care, sir. At the moment we are able to manage, but because we have a liquid medical oxygen plant and things like that, so we are not in a difficult situation at the moment. However, we are planning to reduce the intake from our OPD. Previously we were open, now we are restricting numbers, and similarly even the IPDs we want to restrict so that there can be reappropriation of our nurses residents to the COVID care. At the moment, that is our plan, sir. Just like the other AIIMS have done, we also help with RT-PCR facilities both in Odisha as well as in West Bengal. And we have opened up almost 19 facilities in West Bengal and 15 in Odisha.
with who were able to do RT-PCR testing. And we are also supporting the state. Our faculty are part of their teams, rapid response teams. We go to the various districts, give them support and input and wherever needed. Plus, we do a lot of training, sir. We have been doing training for their nurses in critical care as well as the doctors and on ventilator management. Thank you, sir. This is all I have to say. आप अभी थोड़ा रिलैक्स दिख रही हैं क्योंकि अभी पेशेंट का लोड कम है, लेकिन यह मान के चलिए कि ये कभी भी एकदम तेज़ी से बढ़ भी सकता है, तो कीप ए वेरी क्लोज वॉच ऑन ऑल द डेवलपमेंट्स। और बाकी भी जो सोसाइटी में हमें क्या क्या करना है उसमें भी एम्स को बड़ी महत्वपूर्ण, वी शुड नॉट बी कन्फाइंड टू अवर कैंपस ओनली, और कैंपस में जो आ रहे हैं उसके अलावा भी हमें ऐसे मेंटर, हमें क्या क्या गाइडेंस देना है, क्या क्या आपने कहा कुछ ट्रेनिंग्स और ये सब चीज़ें आपने बताई हैं यद्यपि, लेकिन उसको भी ज़रा प्रोएक्टिवली और ज़्यादा देखिए। अभी कल आप पीएम की मीटिंग में भी थी, आपने उस समय उनके विचार भी सुने हैं और सभी ने टेलीविज़न के माध्यम से सभी डायरेक्टर्स ने उनके विचार सुने हैं। तो इसलिए हमें ओवर एंड अबव जो हमें अंदर करना है उसके अलावा भी सोसाइटी के अंदर कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर और बाकी ट्रेनिंग्स और ये सारी चीज़ों के लिए, क्योंकि एम्स से कई लेवल की एक्सपेक्टेशंस हैं लोगों की, और जैसा मैंने टेली कंसल्टेशन और ये सारी चीज़ों के बारे में बात किया, वो सब भी बड़े पैमाने पे इंस्टीट्यूशनलाइज कर देते हैं लोगों को। अगर कोई डॉक्टर एम्स का कह देता है कि आपने ऐसी भी सुविधा खोल दी कि भाई आप अगर कंफ्यूज हो, समझ नहीं आ रहा क्या करें, हमें फ़ोन कर दीजिए, ये नंबर हमारा है, हमारे सिस्टम के अंदर आपने एडवाइस कर दिया, आप घर में बैठ के इतना भी कर लें, इतनी, तो मेरा ख्याल से उसमें भी लोगों को बहुत तसल्ली हो जाती है कि एम्स के डॉक्टर ने हमें कह दिया है। मुझे बहुत सारे फ़ोन आते हैं दिल्ली के अंदर, तो जब देखता हूँ कि ये ऐसे नहीं समझ रहे हैं तो मैं एम्स के कई डॉक्टरों के साथ उनको कनेक्ट कर देता हूँ और मैं बोलता हूँ कि ये डॉक्टर 1 साल से इलाज कर रहे हैं कोविड मरीज़ों का, और उनसे बात करने के बाद उनकी तसल्ली हो जाती है। मैं कहता हूँ भाई आप इनसे टच में रहिए, कोई प्रॉब्लम हो इनसे फ़ोन पे बात कर लीजिए। 90% ऑफ द पेशेंट्स हु आर डेस्परेट टू बी एडमिटेड, उनकी प्रॉब्लम उस बात से सॉल्व हो जाती है। तो दिस इज़ जस्ट फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस ओनली, नॉट दैट आई एम गिविंग देम एनी डायरेक्ट कंसल्टेशन, लेकिन जितना मैंने भी 1 साल में सीख लिया है कोविड के वार्ड में काम किए बगैर, मैं उतना अपने आप भी करता हूँ, लेकिन 90% टाइम आई ट्राई टू कनेक्ट देम विद दोज डॉक्टर्स हु आर ऑलरेडी ट्रीटिंग कोविड फॉर 1 ईयर, तो उसमें टेलीफोन से भी उनका काम चल जाता है। तो इस तरह की सुविधाओं को भी इंस्टीट्यूशनलाइज करिए और ज़्यादा। एम्स भोपाल। नमस्कार सर, पिछले वीक में सर आपने हमारे को आदेश दिया था कि कोविड हॉस्पिटल बना दे, तो हमने सारे एम्स भोपाल को कोविड हॉस्पिटल बना दिया है सर। और उसमें जैसा कि आपने सजेस्ट किया सर, हमने ऑलरेडी उसी लाइन पर सोचते हुए नॉन एकेडमिक रेजिडेंट्स एंड नॉन क्लिनिकल डिपार्टमेंट के जितने फैकल्टी थे उनको भी रोस्टिंग कर दी है उनकी। तो उस तरह से अभी सर कल से सब कुछ वो हो गया है हमको, बिकॉज 19 तारीख से हमने सब कुछ शुरू कर दिया। आज की डेट में हमारे पास सर 500 बेड हमने कर दिए हैं, जिसमें से कि 300 ऑक्सीजन वाले हैं विदाउट आईसीयू और 200 हैं हमारे पास आईसीयू बेड्स। उसमें सर अभी हमारे पास ऑलरेडी हमने आयुष बिल्डिंग थी, उसको हम जैसा कि आपने सजेस्ट किया सर, हमने ऑलरेडी उसको पिछले कई सप्ताह से स्क्रीनिंग ओपीडी या फीवर क्लिनिक कर दिया है। तो उसमें सारी एक वहाँ पर भीड़ जा रही है हमारी। और सर अभी कैपेसिटी बिल्डिंग में सर हमारे पास अभी पोटेंशियल है कि हम 100 ऑक्सीजन बेड और बढ़ा सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी सर हमको जो चैलेंज है हमारे सामने ऑक्सीजन सप्लाई का है। तो वो ऑक्सीजन सप्लाई जितने अभी आज की डेट में हमारे पास 500 बेड हैं वो भी नहीं हो पा रहे, ऑक्सीजन का बहुत क्राइसिस रहती है। तो वो एक इशू है सर, उसके लिए हम रिक्वेस्ट पिछली बार भी हमने की थी और हम स्टेट गवर्नमेंट के साथ उनके साथ टच में हैं कि हम ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट जल्दी से जल्दी हम लगाना चाहते हैं, जिससे कि फ्यूचर में भी इस तरह की अगर कोई प्रॉब्लम्स हों तो हम देख सकते हैं। सर हमें लगता है कि हम अभी हमारे पास पोटेंशियल को देखते हुए हमें वेंटिलेटर शायद और मिल जाए तो हम और आईसीयू क्रिएट कर सकते हैं। तो इसी के साथ सर टेली मेडिसिन का जो सर आपने कहा, टेली कंसल्टेशन मध्य प्रदेश के लिए हम पहले से कर रहे थे, नॉट ओनली फॉर कोरोना बट स्टेट गवर्नमेंट का जपाएगो का जो प्रोग्राम है उसमें हम ऑलरेडी कर रहे हैं सर। थैंक यू सर। जी थैंक यू डॉक्टर साहब।
देखिए, जैसे ये भोपाल को हमें एक इमरजेंसी जब वहाँ पे सिचुएशन आई तो भोपाल को हमें ऑर्डर करना पड़ा कि आप इसको कोविड अस्पताल, वहाँ के चीफ मिनिस्टर ने भी डिमांड किया और हमने फिर एम्स भोपाल को एक तरह से तुरंत आदेश दिया। काफ़ी जैसा उन्होंने अभी बताया कि काफ़ी हद तक उन्होंने चीज़ों को, ऑक्सीजन के बारे में मेरे को इतना ही कहना है कि भारत सरकार इस बारे में काफ़ी एग्रेसिवली चीज़ों को कर रही है। 1 लाख सिलेंडर्स और 50,000 मैट्रिक टन के लिए अभी सारे टेंडरिंग वगैरह ये सब हुआ है। अभी काफ़ी कुछ नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे इसकी चीज़ों को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए काम हो रहा है, तो इसलिए इसके बारे में आप ज़्यादा परेशान ना हो। ये सारी चीज़ें जो है ये आने वाले समय में इन स्टेट्स की जो रिक्वायरमेंट्स हैं इनके हिसाब से और ज़्यादा हम लोग स्ट्रेंथन करने वाले हैं, और उसका बहुत डिटेल्ड इवैल्यूएशन यहाँ पर हेल्थ मिनिस्ट्री में भी होता है, होम मिनिस्ट्री में भी होता है, स्टेट के चीफ सेक्रेटरीज़ के साथ भी होता है, और हम लोगों के लेवल पे भी सब हेल्थ मिनिस्टर्स से भी होता है। इसलिए दैट विल ऑल बी टेकन केयर ऑफ, यू नीड नॉट वरी अबाउट दैट। अभी तो धैर्यपूर्वक हमें बिना पेशेंस को लूज़ किए और इस लोगों की तकलीफ़ के अंदर उनको संवेदनशीलता के साथ इलाज उपलब्ध कराना है। कोविड का इलाज कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, ये भी आप सब जानते हैं। अगर मास्क भी ठीक से पहनवा दिया तो वो भी जो है बहुत लोगों को उनके प्राण की रक्षा कर लेगा, और बाकी तो आप जानते ही हैं कि 99-98% से ज़्यादा लोग तो ठीक होकर घर जा ही रहे हैं। इतने लंबे पीरियड में भी यही सबका अनुभव आया है। एम्स पटना 550 जनरल बेड और 85 ICU बेड्स किए थे। इट वाज अ डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल, एंड नाउ दिस ईयर we started from 130 bed, out of which 40 beds were ICU beds, and now in this week we have increased to 250 beds, out of which 40 are the ICU and 210 are the general bed. We hope in this week that we will be able to increase the ICU bed from 40 to 60 and general bed from 210 to 300. So overall we will be increasing to 360 beds. We are also using telemedicine in an extensive manner and treating patients through a teleconsultation as well. We have been able to do the RT-PCR around more than 381,000, and we are also involved in the teaching and training programs of the all medical college of the Bihar and healthcare workers. And at the same time, as far as our vaccine coverage for the healthcare worker is concerned, it is around 91%. We are also doing vaccine trial for the e-biological. Second phase is complete, and this is what all in Covaxin is already we have done first, second, and third phase. So this is our has been, we have been able to contribute in the COVID care program. डॉक्टर साहब, आपके साथ हमारे सहयोगी स्वास्थ्य मंत्री भी टच में रहते हैं, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री भी आपके साथ टच में रहते हैं, और हमारे जो कैबिनेट में सहयोगी हैं रविशंकर प्रसाद जी, पटना के सांसद, वो भी काफ़ी प्रोएक्टिवली टच में रहते हैं, और वो लगातार उन्होंने हमें रिक्वेस्ट किया, फिर उसके बाद फिर ये सब पटना को, एम्स को दोबारा से कोविड के लिए डेडिकेट किया। तो आगे भी पिछले साल के अनुभव के हिसाब से हमें ज़रूरत पड़ती है तो कैसे और हम स्ट्रेंथन करेंगे इन सारी सुविधाओं को, उसकी पूरी एडवांस्ड प्लानिंग डिटेल में आप बना के रखें, और आई थिंक विद ईच पासिंग डे हमारी चीज़ें स्ट्रेंथन होती जानी चाहिए। अश्विनी चौबे जी, आप कुछ कहना चाहते होंगे? अश्विनी चौबे जी। जी हाँ डॉक्टर साहब जी, बहुत सारे अच्छे सुझाव आ रहे हैं और बहुत सारी समस्याओं का समाधान भी आपके माध्यम से हम लोग इस मीटिंग में कर रहे हैं। एक दो बात मुझे जो पटना के बारे में विशेष रूप से जो कहना था कि यहाँ पर अब राज्य सरकार का आग्रह जरूर है कि एम्स को डेडिकेटेड कर दिया जाए पूरी तरह से। मुझे लगता है कि वैसी विषम परिस्थिति आने पर किया जा सकता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि राज्य सरकार के पास यहाँ एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, क्योंकि मैं यहाँ का स्वास्थ्य मंत्री भी रह चुका हूँ, आप जानते हैं।
और मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी है, और मैं ऐसे भी बराबर हर सिविल सर्जन से लेकर के मेडिकल कॉलेज से रोज टच में रहता हूँ। और मेरा ये अभिमत है कि राज्य सरकार अगर थोड़ा अपना स्ट्रेंथन कर दे, IGMS उनका पड़ा हुआ है, केवल 40 बेड उन्होंने ICU का वहाँ किया है, बहुत आग्रह के बाद। मुझे लग रहा है कि अगर, जबकि डॉक्टर का स्ट्रेंथ 600 डॉक्टर्स उनके पास बड़े छोटे सब मिला करके हैं, हमारे पास उतने डॉक्टर्स नहीं है, यह भी हम जान रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि यह प्रेशर माउंट करना कि केवल एम्स को बढ़ाओ, एम्स को डेडिकेटेड कर दो, हमें कोई इतराज नहीं है, डेडिकेटेड हो सकता है, लेकिन बिहार सरकार के जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं, हम उनको मतलब खाली करके और सारे लोग रेफर करते हैं एम्स जाओ, एम्स जाओ, एम्स जाओ, ये उचित नहीं है। वो वहाँ के स्वास्थ्य के लिए भी और हमारे लिए भी आवश्यक है कि हम विशेष परिस्थिति में ही कुछ पेशेंट्स को वहाँ पर ICU या अन्य बड़ी सुविधा दे सके तो ज़्यादा अच्छा होगा। मुझे लग रहा है कि IGMS को वहाँ वो 200 बेड का कर सकते हैं, कम से कम दोनों सुविधा कर सकते हैं। उनके जो पटना PMCH है और जो NMCH है, वहाँ उन्होंने 500 का परसों बहुत प्रेशर देने के बाद 500 का उन्होंने निर्णय लिया है, लेकिन दिक्कत क्या होता है, उनके सीट खाली रह जाते हैं और वो पेशेंट को वहाँ से एम्स में शिफ्ट करना चाहते हैं। ये बार बार पैरवी आती है, हमें अच्छे अच्छे डिपार्टमेंट के लोगों की पैरवी आती है, हमें मिनिस्टर की भी पैरवी आ रही है कि भाई एम्स पटना को कौन नालंदा में मरने जाए, कौन पटना में मरने जाए, ये दुर्भाग्य की बात बोल देते हैं। मैं कहता हूँ, समझाता हूँ, नहीं भाई बिहार सरकार बहुत अच्छा कर रही है, हमारे डॉक्टर ही हैं दोनों जगह, तो डॉक्टर अच्छा कर रहे हैं। तो मेरा एक मत है, अभी तत्काल इस पर छेड़छाड़ ना करते हुए कुछ अपनी संख्या इंटरनल बना के रखे, आवश्यकता पड़ने पर कभी भी कोई विषम परिस्थिति होगा उसके लिए भी हम तैयारी रखें। लेकिन राज्य सरकार से भी हम आग्रह करते रहे, हमारे माननीय सांसद रविशंकर जी मंत्री भी है केंद्र में, हम उनका भी आग्रह सुना है, हमने मंगल पांडे जी वहाँ के हेल्थ मिनिस्टर, उनका भी आग्रह सुना है। लेकिन एक जो मेरा आग्रह बार रहा, मैंने सचिव को भी कहा है पिछले दिनों, अपने सचिव को, कि आप बात करिए क्यों नहीं IGMS को स्ट्रेंथन किया जाए, क्यों नहीं PMCH और वहाँ के NMCH और जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं राज्य में, उनको क्यों नहीं स्ट्रेंथन किया जाए। मुझे लगता है कि राज्य सरकार कर रही है, इसमें कहीं दो मत नहीं, लेकिन थोड़ा भरोसा होके किया जाए और उसको और सुदृढ़ किया जाए तो राज्य में, बिहार में ऐसी व्यवस्था और भी अच्छी हो सकती है। एक तो ये बात हुआ। मेरा एक जनरल जो और लोगों से बात करनी है, और विशेष करके आगे एम्स पटना, ये जो अभी एम्स पटना में कुछ दिन पहले डॉक्टर का मुझे एप्लीकेशन मिला 2 दिन पहले, मैं डायरेक्टर से बात करना चाह रहा था किंतु व्यस्तता कारण में कल नहीं कर पाया। तो मेरा ये मत है कि डॉक्टर को, जो भी डॉक्टर सीनियर रेसिडेंट है या जो भी है, छोटी छोटी बातें हैं वो डायरेक्टर साहब अपने स्तर पर सुलझा लेंगे, मुझे विश्वास है। अब उनका 12,000 बिजली का भाड़ा कर दिया गया है या इस प्रकार की कुछ चीजें, उसको लेकर के वो परेशान रहते हैं, मुझे लगता है कि उन्होंने सुलझा दिया होगा। नहीं तो इसको छोटी समस्याएं वहाँ के चिकित्सकों का, उसको देख करके आज सुलझा देना चाहिए ताकि वो हड़ताल पर न रहे। एक मुझे ये जो सूचना है, बराबर मुझे टेलीफोन भी लोगों ने वहाँ से किया है, तो मुझे और जो मैं ऑक्सीजन सिलेंडर की कुछ इनकी कमी हो गई थी। कुछ पेशेंट को जो है बेड से टेलीफोन करते हैं कि मुझे रेमडेसिविर की जरूरत है, तो इस प्रकार से ऐसे कई जगह, नागपुर से भी टेलीफोन आया था, कई जगह से लोग पेशेंट टेलीफोन करते हैं। तो मुझे लगता है केंद्र सरकार और राज्य सरकार सहयोग करके उसकी व्यवस्था कर रही है। ऑक्सीजन सिलेंडर की भी व्यवस्था पटना में हाहाकार हो गया था 2-3 दिन पहले, लेकिन अब कुछ हद तक व्यवस्था सुधरी है और मैं पटना में ही कैंप कर रहा हूँ। आप जानते हैं कि मेरे सारे परिवार के लोग कोविड में, मैं स्वयं क्वारंटाइन हूँ और वहीं से मैं अपना ऑफिस और सब प्रकार का काम कर रहा हूँ और लोगों से संपर्क भी बनाया हुआ हूँ। तो मुझे लगता है कि 2-4 मेरे सुझाव हैं सबके लिए कि एक तो जो अभी कई लोगों ने टेली कंसल्टेशन की बात कही है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं हमारे एम्स पटना के द्वारा भी और कुछ लोग भी कर रहे हैं। टेली कंसल्टेशन अगर हो तो बहुत बड़ी समस्या का समाधान हो जाएगा। दूसरा ये कम से कम करें और उसी में 2 आग्रह और मेरा और है कि योग को और म्यूजिक थेरेपी को जोड़े।
योग सुबह सुबह आप योग करते हुए किन्हीं को प्राणायाम योग अगर करना है तो वो उसका अभ्यास करेंगे तो कर सकते हैं आप एक योग टीचर को रख करके, और उनके वार्डों में प्राइवेट हो या जनरल वार्ड हो, उसमें अगर योग का उन मरीजों को कुछ दिया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। योग के बारे में भी और साथ साथ म्यूजिक थेरेपी के बारे में वेद मंत्र इत्यादि जो काफी चेंटिंग है या कुछ और इस प्रकार के अच्छी चीजें हैं जो मनोरोग का जो बीमारी हो जाता है इसमें विशेष करके मोनोटोनस हो जाता है। मैं पेशेंट भी रहा हूँ और मैं हॉस्पिटल में वहाँ एम्स में भी रहा हूँ, बहुत अच्छी व्यवस्था वहाँ की रही है। मुझे लगता है कि उस व्यवस्था को हम हर एम्स में लगभग कर रहे हैं और करने की आवश्यकता भी है। तो थोड़ा सा मेरा आग्रह है कि म्यूजिक थेरेपी को के साथ और अंत में मेरा आग्रह होगा कि थोड़ा रोगी के बारे में, जैसे उनको फिजियोथेरेपी करना है, उनको सांस की बीमारी है, वो गर्म पानी चाहिए, गार्गल करना है, भाप लेना है, उसके लिए भी मशीन अगर प्रोवाइड करना हो तो करें। और रेमडेसिविर की दवाइयाँ वो दौड़े नहीं पेशेंट, अपने घंटी ना बजाए, वो स्वयं उसकी सारी व्यवस्था वहाँ डॉक्टर फ्री ऑफ कॉस्ट, जैसा एम्स दिल्ली में किया है, एम्स पटना ने भी पिछले बार किया है और भी एम्स में किया है। तो मेरा यही आग्रह होगा इन सारे सुझावों पर। भोजन पर थोड़ा सा सबको ध्यान देने की आवश्यकता है, चूंकि प्राय यह लोग कहते हुए रहते हैं तो उनकी रुचि नहीं हो पाती है कोविड हो जाने के बाद। तो भोजन में थोड़ा कैसे दलिया भी देते हैं, अच्छी बात है, तो थोड़ा हर प्रकार का विटामिन भी हो जाए, स्वादिष्ट भी भोजन बने, उस पर भी एक स्पेशल निगरानी प्राइवेट से लेकर के जनरल वार्ड के मरीजों के लिए अवश्य होना चाहिए। उसकी शिकायतें आम दिन आती है, आप इतना अच्छा काम करते हैं एम्स के लोग, और छोटी छोटी शिकायत आ जाने पर बड़ी खराब स्थिति बन जाती है। तो मेरा यही आग्रह होगा सभी डायरेक्टर से, आप सब लोग बहुत ही सारे चिकित्सक बहुत ही परिश्रम कर रहे हैं, आप सबका सहयोग अपेक्षित है। और मुझे खुशी है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी और हमारे यशस्वी जो हमारे मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी, इन दोनों के मार्गदर्शन में हम सब लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से, और आगे भी हम सब लोग डट करके इसका मुकाबला करेंगे, इसमें कहीं दो मत नहीं। धन्यवाद। धन्यवाद अश्विनी जी, आपने बहुत बहुमूल्य सुझाव दिए हैं सभी को। अब मैं पीजीआई चंडीगढ़ के डायरेक्टर से सुनना चाहता हूं पीजीआई चंडीगढ़ के बारे में। यस सर, गुड इवनिंग सर। व्हेन कोविड वाज एट द पीक लास्ट ईयर सर, वी हैड 400 bed dedicated for COVID patients, and this year in February when COVID came down, it was reduced to 100, but now COVID has gone up, so we have increased it to 300. They are all oxygenated oxygen bed, and we have 53 ICU also, and as there will be much more need of the bed, we will increase it 100 more and 100 more up to 200 more we will increase, and we are in coordination with the Chandigarh administration. Beside this, we are also mobilizing because we have cut down we have stopped the routine OPD, but we have continued our tele-consultation, and tele-consultation last year was close to 5,000. Every day almost 2,500 to 3,000 tele-consultation was done at present when physical OPD is not held, except those patients which are cancer patient and which are the patient of OFS and gynae and emergency patient, they are seen regularly, and other surgical specialty emergency patient, they are also seen. So for increase of the bed, we have recruited 84 nurses, because at the same time we are running sir non-COVID hospital. Patients are all referred, they are all admitted through the emergency after RT-PCR, and at present we have close to 1,500 patients, and 175 are in the intensive care. These are the non-COVID patients, sir. And in the emergency complex, 360 patients, they are mobilized to the ward. Once they recover, then they are discharged. At the same time, sir, we have 12 to 15 per day dialysis for the COVID
CKD patients, and so far we have done 700 dialysis for these, because nobody do the dialysis for these COVID patients, those who are positive COVID patient but not admitted patient. They are the city patient. They are the patient from the surrounding Chandigarh and Mohali, Panchkula, sir. There is at present no other issue, sir. And as far as laboratory services are concerned, we have already trained 68 RT-PCR lab which were established in the northern India, and 38 lab were tested for quality assurance, and we have also trained the other validation and batch testing was also done for 300 kits. That is the VTMS and RNA extraction and other kits, sir. So, sir, and beside this, we are doing training of the manpowers, that is doctor, nurses, and other HASA for those who are working in the COVID hospital. This is in addition to this. And vaccination, initially it was not so good, but it has picked up so well, and majority of the faculty, senior resident, junior resident, almost close to 80%, they are vaccinated. And these nurses and HA and SA, they are also motivated, and their vaccination has also significantly improved now, sir. थैंक यू डॉक्टर साहब. आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहिए, क्योंकि पंजाब इज़ वन ऑफ आवर वर्स्ट अफेक्टेड स्टेट्स. तो वहाँ पे हमें कभी भी और ज़्यादा, आपने खुद ही कहा कि अभी पिछली बार 400 थे पीक पे, 300 आपने अभी एक्टिवेट किए हैं, और आपने कहा कि 100+100 तक आप अभी मेंटली प्रिपेयर्ड हैं. लेकिन इससे ज़्यादा के लिए भी आपको ज़रूरत पड़ेगी. तो मेंटली प्रिपेयर्ड, अपने माइंड में प्रिपरेशन रखिए, उसकी ग्राउंड पे तैयारियां रखिए, और कभी भी ज़रूरत पड़ने पे आपको इस तरह का अगर खुद से एहसास होगा या आदेश आएगा तो आपको यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट. अभी डायरेक्टर जिपमेर पुडुचेरी. गुड आफ्टरनून सर. हमारे पास पौंडीचेरी में सर मैक्सिमम जब था पिछले साल, तो उस समय तकरीबन 350 बेड थे, उसमें कोई 30 के करीब आईसीयू बेड थे. लेकिन यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इस एरिया में नॉन कोविड की बीमारियों के लिए बहुत ज़्यादा कोई और फैसिलिटीज़ नहीं है एडवांस. तो हमें नॉन कोविड फैसिलिटीज़ हमने शुरू कर दी थी, और इस समय हमारे पास तकरीबन 1400 पेशेंट नॉन कोविड की बीमारी के भर्ती हैं. इसलिए कुछ चीज़ें जो कि कोविड एरिया से मूव कर दी गई थी, इसलिए अभी हमारे पास तकरीबन 249 बेड कोविड के लिए है, और उसमें से 35 आईसीयू है, और सारे के सारे 249 बेड में ऑक्सीजन हर किसी में है. शुरू में वो नहीं था, लेकिन हमने ऑक्सीजन पाइपलाइन एक्सटेंड करके वो हर बेड पर ऑक्सीजन की उपलब्ध करा दी है. ये सारे बेड सारे एक्टिव हैं. पिछले हफ्ते जब हमें बोला गया 14 तारीख, तब से अब के बीच में हमने 48 बेड और नए क्रिएट किए हैं, 40 ऑक्सीजन वाले और 8 आईसीयू. कल तक हम और 24 बेड एक्टिवेट कर देंगे, जिसमें 4 आईसीयू बेड्स हैं और 20 एचडीयू बेड्स हैं और जनरल बेड्स हैं. अगले एक सप्ताह में, क्योंकि अब जो नॉन कोविड के पेशेंट्स आईसीयूज बाकी थी उनको खाली कर रहे हैं धीरे धीरे करके, उनको खाली करने के बाद ही, क्योंकि वो अलग ब्लॉक में है, उसको हम ब्लॉक को एक्टिवेट कर पाएंगे. तो तकरीबन 20 से 24 आईसीयू बेड्स और तकरीबन 70 नॉन आईसीयू ऑक्सीजन बेड्स हम अगले 7 से 10 दिन में और एक्टिवेट कर देंगे. ऑक्सीजन का उन ब्लॉक्स में थोड़ा सा शॉर्टेज था, तो 20 किलोलीटर का एक और टैंक लगाने के लिए ऑर्डर इशू हो गया है. उसके लिए काम जारी है, और वो भी हमारा कोई तकरीबन 3-4 हफ्ते में 20 किलोलीटर का ऑक्सीजन का एक और प्लांट शुरू हो जाना चाहिए. टेलीमेडिसिन से सब कुछ चल रहा है. ओपीडीज को हम कम कर रहे हैं, क्योंकि तभी हम नर्सेस कुछ स्पेयर कर पाएंगे. तो वो सारा ओपीडी तकरीबन टेलीमेडिसिन पर चला गया है दोबारा, जैसे कि पहले था.
सिर्फ वो मरीज जिनको की कुछ खास जरूरत है देखने की, उनको ओपीडी में बुलाया जाएगा। ट्रेनिंग और हॉस्पिटल्स के लोगों की हम कर रहे हैं। आरटीपीसीआर पौंडीचेरी में तकरीबन जितना आरटीपीसीआर होता है उसमें से 80% हमारे यहाँ होता है, वो हम कंटिन्यू कर रहे हैं। जो हमारी सबसे बड़ी शॉर्ट प्रॉब्लम जो है वो है स्टाफ की। हमारे हॉस्पिटल में क्रॉनिकली नर्सिंग की पोस्ट बहुत कम है। तकरीबन 2000 बेड के अगेंस्ट केवल 1500-1600 नर्सेज की पोस्ट अप्रूव्ड है। एक बड़ी डेफिशिएंसी हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सपेंडिचर के पास पेंडिंग है। इन द मीनवाइल हमने कुछ 90 नर्सेज आउटसोर्सिंग पे परमिशन लेके मिनिस्ट्री से अपॉइंट की थी, वो हमें बढ़ाना पड़ेगा अगर हमको और एरियाज एक्टिवेट करने हैं। इसी तरह हमें टेक्नीशियंस, आउटसोर्स स्टाफ और रेजिडेंट्स की भी और जरूरत पड़ेगी। सीनियर रेजिडेंट के लिए हमने ऑलरेडी जो वेकेंट पोस्ट है और कुछ हमारी कराइकल एक और हॉस्पिटल है उसकी पोस्ट जो खाली है, उनके अगेंस्ट सीनियर रेजिडेंट का इंटरव्यू 22 से लेकर 27 तक शेड्यूल्ड है, तो वो हम अपॉइंट कर पाएंगे। लेकिन हमें और भी आपसे कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ के लिए अप्रूवल लेनी पड़ेगी, जो कि आपने जो शुरू में अनाउंस किया उससे हमको बहुत फायदा होगा और वो हम करा के उनको हम उसके ऊपर अपॉइंटमेंट के लिए आज ही शुरू कर देंगे, अप्रूवल आता रहेगा। ये सब करके हमारा ख्याल है कि हम तकरीबन 100 से 110 बेड अगले 8 से 10 दिन में शुरू कर पाएंगे और स्टाफ का अप्रूवल मिलेगा तो हम कोशिश करेंगे कि जो दूसरा पुराने हॉस्पिटल का ब्लॉक है उसमें से कोई एरिया बैक साइड से एक अलग एंट्री बना के उसको एक्टिवेट करने की कोशिश करें। तो ये स्थिति है सर। इसके अलावा आई थिंक मेन चीज जो है वैक्सीनेशन। हमारे यहाँ वो लिस्ट में हमारा वैक्सीनेशन कम था 71%, लेकिन वो इसलिए है क्योंकि हमारा बहुत सारा स्टाफ आउटसोर्स है। डॉक्टर्स में कवरेज 95% है, स्टूडेंट्स में कवरेज 90% है। सिर्फ जो सिक्योरिटी और हाउसकीपिंग का स्टाफ है और कुछ नर्सेज, उनमें इस एरिया में इन जनरल तमिलनाडु और पौंडीचेरी में थोड़ा हेसिटेंसी ज्यादा है। पर यही चीज जो आज 71% है, तकरीबन 10 दिन पहले 58% थी। तो अभी हमने बहुत मेजर्स लिए हैं, 13% बढ़ गया है पिछले 10 दिन में, और अभी अगले 8-10 दिन में हमारी कोशिश है कि उसको और ज्यादा बढ़ाने की। मैसेजेस रिकॉर्ड करके मैंने ही अपने सब और मेडिकल सुपरिटेंडेंट के वो सारे स्टूडेंट्स को, सबको, और सारे नर्सेज को, सारे स्टाफ को हम व्हाट्सएप पर भेज रहे हैं ताकि वो लोग आगे आए वैक्सीनेशन के लिए। बाकी और कुछ जो कुछ हमें कहा जाएगा और जो हम कर पाएंगे हम करने को पूरी तरह से तैयार हैं। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर साहब। अभी थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री जी वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स के साथ एक मीटिंग करने वाले हैं, उसमें हमें भी शामिल होना है। तो अब अंत में मैं डॉक्टर गुलेरिया, एम्स न्यू दिल्ली के डायरेक्टर, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एक तो उनका प्लान जो है वो भी बताएंगे और कुछ और भी बाकी डायरेक्टर्स को अपने पिछले साल के अनुभव से कुछ शेयर करना चाहेंगे तो वो संक्षिप्त में शेयर करेंगे। डॉक्टर गुलेरिया। Thank you, sir, and good evening, sir. I would just like to say, sir, that under your guidance, we have been able to now overall AIIMS New Delhi has managed more than 12,000 COVID positive patients. Currently, we have 858 patients admitted in AIIMS New Delhi who are COVID positive. We are also looking after our non-COVID care, which we have not allowed to suffer. So major surgeries, trauma, cesarean sections, radiotherapy, chemotherapy, dialysis is also continuing, and we are trying to balance out the two, sir. As has already been said, sir, we moved into teleconsultation last year, and we have done more than 196,000 teleconsultations till last month, sir. And we are aggressively involved in trying to see how we can further improve our facilities, sir. Last year also, sir, when the COVID pandemic had started, you had visited our facility, both the trauma center, NCI and CNET, sir, and just a few days ago, you had again also seen the trauma center, sir. We are now trying to increase the facility more, sir. We are going to convert the burns and plastic surgery block, which you had inaugurated, into a totally dedicated COVID center, and that will give us almost 70 to 80 beds with almost 15 to 20 ICU beds also, sir.
In NCI Jhajjar, sir, we are trying to increase it. If you remember, sir, you had come last year and you had seen the Vishram Sadan, sir, which was the nurses' hostel, where number of stable patients from the Markaz at that time were admitted, and it was a hostel with the room with the attached toilet, but does not have oxygen points, and it is across the road, sir. We can, though there are around 300 beds out there, but these are non-oxygen beds and can be converted into a COVID care center, sir. So we can activate that also. Plus, we can activate our burns and plastic surgery center also, sir. Last year, sir, we had done a lot of activities which really were helpful. We started our clinical excellence program with mentoring institutes from each state, sir. We had a national EICU which we used to do every Tuesday and Friday. As has already been mentioned by various other aims, we formed a network of testing labs which could mentor labs across the country, and all the aims participated in this, including JIPMER and PGI Chandigarh. And I with the team from ICMR would have regular meetings, and we were able to upgrade the labs to a large extent thanks to a lot of support by all the aims and PGI and JIPMER, sir. We are also having grand rounds, sir. We also had a webinars with the SAARC countries on various issues as far as COVID-19 is concerned, sir. The challenges that we have, sir, is one is, of course, augmenting human resources, sir, because as we keep on increasing our facility, we will need nursing officers and residents to run them, sir. And we are not in the process of trying to recruit more and more. We have a little of a challenge in terms of nursing officers because our nurses union is not allowing us to hire nurses on contract basis, sir. But we are trying to work with that, sir, and we'll see how we can manage that. There are some posts which are being approved by our SF Standing Finance Committee and governing body, but are lying with the Department of Expenditure. The other problem I would just like to flag, sir, is that we are having a little bit of a crisis as far as supply of liquid oxygen in the city is concerned, sir. The liquid oxygen supplier is willing to fill our tanks only 50%, saying that he doesn't have enough oxygen to fill the tank totally, sir. So this is the other challenge that we are facing, but currently I think we should be able to pull through for the next few days, sir. Thank you, sir. Thank you, Dr. Guleria. Now finally again back to Dr. Nilamboj. सर, सबसे पहले मैं माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने कोरोना के इस महत्वपूर्ण समय में अपने इनिशिएटिव पे इस मीटिंग को बुलाने का निर्णय किया। मैं माननीय राज्य मंत्री जी का भी बहुत आभारी हूँ जिन्होंने अपना समय निकाला और इस बैठक में शामिल हुए, और हमारे सारे डायरेक्टर्स जो हमारे इंस्टीट्यूट्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस हैं, all of the three old INIs and the new AIMS, they're all institutes of national importance. I really thank you for having joined in this meeting and shared your thoughts and your plans for expanding facilities for COVID treatment. I'm also thankful to DGHS for having joined us. And with the permission of Chair, Mantri ji, we can now close the meeting, sir. Namaskar. Thank you, all of you, and wish you all good health. Stay safe.